channel. Whoever who haven't subscribed to our channel, please do it. जैसे कि कल प्रॉमिस किया था, ऑब्स्टेट्रिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे 30 नवंबर तक. शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन से. तो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे, अब मेरे पास जो भी मटेरियल है वो सफिशिएंट है. इसके अलावा भी अगर आपको बुक से कोई क्वेश्चन लगता है कि वो आने के चांसेस है और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है गैमेटोजेनेसिस. The process involved in the maturation of the two highly specialized cells. जो प्रोसेस होती है दो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स के फॉर्मेशन में, स्पर्मेटोजोन इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स बिफोर द यूनाइट टू फॉर्म द जाइगोट, उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवा का फॉर्मेशन एंड नथिंग एल्स. oogenesis क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis. जो प्रोसेस है जिसमें ओवम का डेवलपमेंट होता है उसे कहते हैं oogenesis. जर्म सेल है जो मदर से आया है, उसमें माइटोसिस हुआ मतलब उसके कितने सेल्स बने ये आप लोग कमेंट में बताएंगे. उससे बना oogonia, प्राइमरी oocyte. फिर जब वो जो बेबी होती है ना वो वॉर्म से बाहर आई, उसके बाद में जो अरेस्ट हो जाता है, मतलब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन वहाँ आकर के रुक जाता है. मैच्योर होता है ग्राफियन फॉलिकल. कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी. कब? जब उसकी प्यूबर्टी आई, जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पर ये सारी प्रोसेस हुई. फिर जब ओव्यूलेशन हुआ तो हमें सबको पता है अगर ओव्यूलेशन हुआ, अगर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डिजनरेट हो जाएगा 24 डेज से और पीरियड्स आ जाएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहेगा. लेकिन अगर ओवा को स्पर्म मिल गया और वो फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद उसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिसमें 23 एग्स बनेंगे और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी और ओवम और स्पर्म के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाएगी. जैसा हमने देखा oogenesis वैसा ही सेम है स्पर्मेटोजेनेसिस. जैसे oogenesis में ओवा का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. The process involved in the development of the spermatids from the primordial male germ cell and their differentiation into spermatozoa is called spermatogenesis. सेम यहाँ पर भी जर्म सेल होगा जो पेरेंट सेल से मिला है, उसमें माइटोसिस होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इसका यहीं पर ही हो जाएगा. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा 23X एंड 23Y, क्योंकि फीमेल में दोनों क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो X होते हैं और मेल्स में जो होता है वो एक X होता है और एक Y होता है. इसीलिए द मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड. सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, स्पर्मेटिड्स निकल जाता है. जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजोआ. अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद द मैच्योर ओवम. जो ओवम मैच्योर है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से निकला है, जो फीमेल की 13 ईयर्स की एज होती है, उसके बाद जो ओवा रिलीज हुआ है उसके ओवरी से, वो ओवा का फ्यूजन मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के साथ फर्टिलाइजेशन कहलाता है. नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन. ये सारे जो क्वेश्चन ये 2 to 5 मार्क्स के हैं. इट ऑकर्स इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द एंटीरियर और द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी नियर द फंडस ऑन द 6th डे. आज फर्टिलाइजेशन हुआ तो आज से छठे दिन, मतलब 20 दिन जो हम लोग काउंट करते हैं. प्रेगनेंसी कैसे काउंट करते हैं? जैसे 1 तारीख को पीरियड्स आए थे, 14 तारीख को हमारा ओव्यूलेशन हुआ तो हम लोग उस दिन से देखते हैं, प्लस उसमें 6 डेज करते हैं. जब इम्प्लांटेशन होता है तो 20 डेज, तो प्लस माइनस 10 डेज जो चलते हैं EDD के लिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के लिए, वो ऐसे काउंट किया जाता है. स्टेजेस क्या रहती है इम्प्लांटेशन की? अपोजिशन, एडहेशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन. तो ये जो था ये सारा था फंडामेंटल्स और रिप्रोडक्शन के बारे में. इसके बाद चैप्टर आता है द प्लेसेंटा एंड द फीटल मेम्ब्रेन. ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर से. जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो आ जाता है या तो प्लेसेंटा के फंक्शंस पर आ जाएगा या तो छोटा क्वेश्चन आ जाएगा कि प्लेसेंटा क्या होता है.
Human placenta is discoid because of its shape hemochorial. The placenta is attached to the uterine wall and establishes connection between the mother and the fetus to the umbilical cord. Placenta का हमें फंक्शन पता है कि वो बेबी को और मदर को कनेक्ट करके रखती है और जितना भी न्यूट्रिशन एक्सक्रीशन जितनी भी प्रोसेस होती है बेबी की वो मदर के थ्रू कैरी आउट होती है प्लेसेंटा के थ्रू ही। जो प्लेसेंटा होता है एट टर्म का मीनिंग जान लो। एट टर्म मतलब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है? तो प्लेसेंटा इज एट टर्म इज ऑलमोस्ट अ सर्कुलर डिस्क, एक गोल से गेंद जैसी बन जाती है। अगर जो फुटबॉल वाली बॉल होती है जब उसमें से हवा निकल जाती है तो बॉल का जैसा शेप होता है, अगर उसको रेड कलर कर दिया जाए सेम प्लेसेंटा वैसा ही दिखता है। डायमीटर होता है 15 to 20 सेंटीमीटर का। थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर की। 500 ग्राम उसका वेट होता है और 2 सरफेस होती है, एक मैटरनल सरफेस होती है और एक फीटल सरफेस होती है। फीटल सरफेस जो रहती है वो स्मूथ रहती है और उस पर एमनियन की एक परत जमी हुई रहती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाइनी दिखती है। मैटरनल सरफेस जो रहती है वो रफ रहती है, डल रहती है, स्पंजी रहती है और रेड कलर की रहती है। अब मेन जो है वो है प्लेसेंटा का फंक्शन। 2 से 5 नंबर में आ जाता है। जो मेन फंक्शन है प्लेसेंटा का वो है ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शंस, produces or metabolizes the hormones and the enzymes necessary to maintain the pregnancy. प्लेसेंटा वो हॉर्मोन्स भी बनाता है जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बैरियर फंक्शन करता है कि जो मैटरनल एंटीबायोटिक्स अगर कुछ जा रहा है तो वो डायरेक्टली फीटस तक ना जाए और उसको हार्म ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन 2 नंबर का क्वेश्चन होता है मेनली। तो ये जो है ना, देखो ये वॉर्म है, इसमें छोटा सा यहाँ पर बेबी है जिसके आसपास पूरा सा एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है। इसके 2 सरफेसेस है, एक है एमनियन और एक है कोरियन। जो एमनियोटिक फ्लूइड के पास है वो है एमनियन और जो दूर है वो है कोरियन। ठीक है, सेम लिखना है बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा ही, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोटिक फ्लूइड का जो कॉम्पोजिशन है वो आ जाता है, उसके अलावा इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में वाटर होता है 98 to 99% और सॉलिड होता है 1 to 2%। ऑर्गेनिक में जितनी चीज़ें हैं प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारा आपको लिखना है। इनऑर्गेनिक में सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम। सस्पेंडेड पार्टिकल्स में लैन्यूको रहेगा, जो बेबी का पॉटी होता है, फीकल वेस्ट होता है, वो सारा वहीं का वहीं घूमता रहता है। एक्सफोलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम रहेगी वहाँ पे। वर्निक्स कैजियोसा रहेगा। जैसे ही बेबी डिलीवरी के बाद जैसे ही बेबी बाहर निकलता है तो एक बहुत सी स्केली अपीयरेंस से वो कवर्ड रहता है। जैसे हम लोग अगर पास्ता को बॉईल करते हैं उसके बाद अगर पानी को निकाल लिया जाए तो एक ग्लिसनिंग की लेयर रहती है, वैसी की वैसी लेयर बेबी के ऊपर चढ़ी हुई रहती है। और एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन बिल्कुल कर के ही जाना है। 2 से 5 नंबर का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी के टाइम पर एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है। जैसे एक बलून लिया, उसके अंदर पानी भर दिया और उसको एकदम से झटका मारा तो वो थोड़ी देर तक हिलेगा और फिर एक स्टेबिलिटी पर आ जाएगा। सेम फंक्शन करता है एमनियोटिक फ्लूइड मैटरनल बॉडी में। एक इवन टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है। वो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता जाता है, बेबी के फ्री मूवमेंट को वो अलाउ करता है। लेबर के टाइम पर क्या करता है? जो एमनियन और कोरियन है वो कंबाइन होकर एक हाइड्रोस्टैटिक वेज बनाते हैं जो सर्वाइक्स के डायलिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो कोई भी इंटरफेरेंस ना हो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में, ये मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जैसे ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर होता है बहुत ज़्यादा शॉक की कंडीशन में मदर जा सकती है, तो वो ना जाए इसका पूरा ध्यान एमनियोटिक फ्लूइड रखता है। वो बर्थ कैनाल को फ्लश करके रखता है, पूरा एंटीसेप्टिक हो जाता है। जैसे ही बैग ऑफ मेम्ब्रेन फटता है और वो वजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आता है, पूरा एरिया जो है वो एंटीसेप्टिक हो जाता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दी फीटस जो चैप्टर है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार अगर आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो। जो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आज का लास्ट चैप्टर जो है वीडियो का, वो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसी चैप्टर से जो लिंक्ड है वो बाकी चैप्टर्स है, तो इसे कंप्लीट करते हैं। जो ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का मैंने अभी आपको बताया कैसे काउंट करना है।
10 ल्यूनार मंथ्स, 9 कैलेंडर मंथ्स एंड 7 डेज, 9 महीने और 7 दिन जिसे हम लोग कहते हैं वो है +- 7 डेज EDD के काउंट होते हैं। 280 डेज, 40 वीक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ LMP। EDD को याद रखना है, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म आ जाए। ऑप्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके भी शॉर्ट फॉर्म्स है वो अच्छे से करने हैं, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, उनका पूरा नाम लिखा हुआ नहीं आता है। प्रेगनेंसी को कम्प्लीटली 3 ट्राइमेस्टर्स में पढ़ा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स का, जिसमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या रहेंगे? एमेनोरिया, एमेनोरिया मतलब पीरियड्स का आना बंद हो जाना। मॉर्निंग सिकनेस, जैसे ही फीमेल सुबह सुबह में उठती है थोड़ा सा नौशिया और वॉमिटिंग फील होता है, थोड़ा सा वर्टाइगो फील होता है, लेकिन वो समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, क्योंकि वॉर्म और ब्लैडर एक दूसरे के आगे पीछे है, तो जैसे ही वॉर्म में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स आते हैं, बेबी आता है, बेबी का साइज बढ़ता है, तो वो ब्लैडर पर प्रेशर डालते हैं। तो ब्लैडर में जैसे ही थोड़ा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो फीमेल को अर्ज होती है यूरिनेशन के लिए। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट इस वजह से होता है क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट खुद को प्रिपेयर कर रही होती है मिल्क इजेक्शन के लिए, तो ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है, हैवीनेस लगती है, फैटिक, थकान सा फील होता है। ऑब्जेक्टिव साइंस में ब्रेस्ट चेंज आएंगे पर एब्डोमेन एंड पेल्विक। जैक्वीमर साइंस या जेम्स चैडविक साइन मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना, जो वजाइना का कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लू हो जाता है। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन है। हैगार साइंस, पाल्मर साइन, ये आपको थोड़ा सा देखना है। बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? क्विकनिंग, मतलब एक इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन जैसा उससे फीमेल को महसूस होता है। प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द लोअर एब्डोमेन। जनरल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्लोइज्मा मिलेगा। क्लोइज्मा में क्या होता है? गालों पर या पेट पर जो ब्लैकिश स्कार्स फॉर्म होते हैं उसको कहते हैं क्लोइज्मा। ब्रेस्ट चेंजेस में क्या आएगा? ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन होगा, जो ब्लैक वाला एरिया होता है ब्रेस्ट पर वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मॉन्टगोमरीज ट्यूबरकल मतलब जो ब्रेस्ट की निप्पल के आसपास छोटे छोटे से ग्लैंड्स होती है वो ज़्यादा से बढ़ जाएगी। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। वजाइनल एग्जामिनेशन में ब्लूइश डिस्कलरेशन रहेगा और इंटरनल बैलॉटमेंट रहेगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? USG करवाएंगे, जो हम लोग मोस्ट ऑफ द फीमेल्स करवाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 29 से 40 वीक्स तक का। सिम्टम्स में आता है एमेनोरिया, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, लाइटनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन एंड फीटल मूवमेंट, और ये सारे सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके अलावा क्या क्या चांसेस हो सकते हैं कि उसको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हो और उसका पेट भी बढ़ा हुआ हो। स्यूडोसाइसिस मतलब फैंटम प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी, ये सब कहते हैं। एक फीमेल होती है जिसको कई टाइम से वो कंसीव नहीं कर पा रही होती, उसकी फैमिली में उसके आसपास के लोग, उसके फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते हैं, तो फीमेल जो रहती हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती हैं। उसके बाद में वो खुद के मन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देकर उसे ऐसा फील होता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट भी बढ़ जाएगा, उसके पीरियड्स आना भी बंद हो जाएंगे, सारे के सारे सिम्टम्स ऐसे के ऐसे रहेंगे, बट ऑन द टेबल ऑफ द डिलीवरी ऐसा फील होगा कि सिर्फ फ्लैटस निकला और कुछ भी नहीं था। ऐसे 1-2 केसेस आए हैं, बाकी ज़्यादा इसका कुछ परसेंटेज नहीं है जिसमें बता सकें। या तो उस फीमेल को फाइब्रॉइड हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जिसकी वजह से जो है यूट्राइन एनगॉर्जमेंट हो गया हो, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन हो गया हो, पेरिटोनाइटिस हो गया हो, और डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर हो गया हो। नेक्स्ट चैप्टर नॉर्मल लेबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।